नमस्कार, मैं अंजल कुमारी आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत करती हूँ दूरदर्शन के कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में। आज हम बात करने वाले हैं गले के बारे में, जो कि हमारे शरीर का एक बहुत ही अनोखा हिस्सा होता है। हम बोलते हैं, बातें करते हैं, गाना गाते हैं, चिल्लाते हैं, ये जो हमारी आवाज़ है वो सभी गले के माध्यम से ही निकलती है। अगर हमें किसी को कॉम्प्लीमेंट देना होता है तो हम कहते हैं कि आपके गले में तो साक्षात सरस्वती का वास है। पर हमारे इसी गले में बदलते मौसम या और भी अन्य कारणों की वजह से बहुत सारी तकलीफ़ें, बीमारियां आ जाती हैं, जैसे गले में खराश का होना, टॉन्सिल होना, कफ जम जाना या और भी अन्य बीमारियां। तो आज हम यहाँ इसी विषय पर बात करने वाले गले से संबंधित रोग, और साथ ही हम देखेंगे कि होम्योपैथ का इसमें क्या कंट्रीब्यूशन है, कैसे हम होम्योपैथ के अंतर्गत अपने सभी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। तो आज के स्वास्थ्य चर्चा की कड़ी में हमारे साथ मौजूद है हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर अरविंद तिवारी, जो कि एक सीनियर होम्योपैथिक चिकित्सक है। डॉक्टर अरविंद, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। डॉक्टर साहब, सबसे पहले जो हम देखते हैं कि बदलते मौसम की वजह से या और भी अन्य कारणों की वजह से लोगों के गले में बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम कुछ होती है, जो लगभग हर दूसरे व्यक्ति को फेस करना पड़ता है। तो ऐसी कौन कौन सी वो कॉमन प्रॉब्लम होती हैं? गले की बीमारियां होना बहुत ही एक आम समस्या है। आम समस्या इसलिए है कि जब भी मौसम में बदलाव होता है या वैसे भी जब मौसम में बदलाव नहीं भी हो, तो अभी के दौर में बैक्टीरिया और वायरसेस का इन्फ्लुएंस बढ़ा है, उनका प्रभाव बढ़ा है। तो जब कोई भी बैक्टीरिया या वायरस, चाहे फ्लू के वायरस हों या कोई सामान्य वायरस हों, बुखार के भी वायरस हों, तो वो जब भी शरीर उनके संक्रमण में आता है तो गले का प्रभावित होना बहुत ही सामान्य समस्या है कि गला प्रभावित हो जाता है। जी। सर्दी का जो सामान्य सर्दी जिसको बोलते हैं, जो मौसम के बदलाव की वजह से भी हो जाता है लोगों को, ऐसी स्थिति में या कोई वायरल इन्फेक्शन है या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो अब गले में अवस्थित है टॉन्सिल्स। अब टॉन्सिल्स क्या है, टॉन्सिल्स का रोल क्या है, टॉन्सिल्स क्यों हैं आखिर गले में? तो पूरे शरीर में ऐसे लिम्फ नोड्स जो है वो स्थित हैं जो रोग प्रतिरोधक प्रणाली का एक हिस्सा है, एक पार्ट है। और जब भी शरीर संक्रमित होता है किसी वायरस या बैक्टीरिया की वजह से या अन्य किसी वजह से भी शरीर में कोई पीड़ा आती है, तो पहले लिम्फ नोड्स जो है वो अपने ऊपर उस आक्रमण को झेलते हैं और शरीर की रक्षा करने का प्रयास करते हैं। तो टॉन्सिल हमारा एक ऐसा ही सेफ गार्ड है बॉडी के अंदर। जब हमारे नाक से या कान से या गले से या मुंह से कोई भी संक्रमण जब अंदर की तरफ जाता है तो टॉन्सिल जो है वो सबसे पहले अपने ऊपर उसको झेल लेते हैं। जाहिर सी बात है, झेलने का मतलब टॉन्सिल संक्रमित हो जाते हैं। जी। तो टॉन्सिल जब संक्रमित होते हैं तो उनमें एक तरह का सूजन आ जाता है। सूजन आएगा तो उससे गले में दर्द और कभी कभी उसके ऊपर पस के फोड़े जमना और सर्दी खांसी साथ में हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। कुछ भी निगलने में कठिनाई, कुछ खाने में कठिनाई, बोलने में कठिनाई। तो ये एक आम समस्या है टॉन्सिल्स की, जो प्राय हम लोग देखते हैं कि किसी भी सर्दी खांसी बुखार के की स्थिति में टॉन्सिल्स होने की संभावना बनी रहती है। जी, तो आपने जैसे बताया कि कॉमन प्रॉब्लम टॉन्सिल बताया आपने, बैक्टीरियल हो जाता है, इन्फेक्शंस हो जाती है, ये सब कॉमन प्रॉब्लम है। तो आप हमें बताइए कि होम्योपैथ के अंतर्गत इन सारी कॉमन प्रॉब्लम के लिए ऐसी कोई स्पेसिफिक दवा है जो लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, या इमरजेंसी हो या इमरजेंसी ना हो, बस इसे उसका सेवन करके उनको इन सारी प्रॉब्लम से राहत मिल जाए? होम्योपैथी में ऐसा है एंजल की श्रृंखला है दवाओं की। और होम्योपैथी की सबसे बड़ी विशेषता क्या है
कि इसमें लक्षणों के आधार पर चिकित्सा की जाती है। तो स्पेसिफिक दवाइयाँ तो मैं कुछ बता भी दूंगा, नाम भी बता दूंगा, लेकिन दर्शकों को ये प्रयास करना चाहिए कि किसी विशेषज्ञ चिकित्सक से पूछ के या फिर उनकी देखरेख में ही उन दवाओं का जी, प्रयोग करें। यदि पर वो अगर कहीं बाहर है, वो कोई उनके आसपास में कोई ऐसा तो चिकित्सा वैसी केंद्र स्थिति नहीं में है दवाइयों का तो प्रयोग किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए भी किया जा सकता है कि होम्योपैथी में एक अच्छी बात यह है कि दवाओं का कोई दुष्प्रभाव शरीर के ऊपर नहीं होता है। दुष्प्रभाव नहीं होने की वजह से क्या है कि अगर कोई गलत दवा भी चली गई जी, तो एक ये हो सकता है कि उनको फायदा ना हो लेकिन नुकसान नहीं होगा, ये हम लोग मानते हैं और ऐसा है भी। तो गले में जो टॉन्सिल्स होते हैं तो उसकी सबसे अच्छी दवा है, जो बेहतरीन दवा है, हम लोग बोलते हैं बेलाडोना। बेलाडोना प्रत्येक घर में एक दवाई के रूप में हर समय मौजूद रहना चाहिए। बेलाडोना क्यों कारगर है? बेलाडोना इसलिए कारगर है कि जैसे ही वो संक्रमण होता है टॉन्सिल्स के ऊपर तो एक तरह का सूजन और लालिमा दोनों उसमें आती है, एकदम लाल से हो जाता है। उसके ऊपर पस के फोड़े आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, दर्द बहुत तीखा होता है। तो ऐसी स्थिति में बेलाडोना का प्रयोग हमेशा बेहतर होता है। इसके अलावा भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं। अगर ये कभी कभी टॉन्सिल जो है वो जल्दी ठीक नहीं हो पाता है, परसिस्ट कर जाता है। कई रोगियों में तो हम लोगों ने देखा है कि बरसों से उनकी टॉन्सिल्स की समस्या बनी हुई है। तो ऐसी समस्याएं भी हों तो होम्योपैथी में उनके निराकरण के लिए भी बहुत दवाइयाँ हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने जैसे बताया कि इन्फेक्शन जो एक कॉमन प्रॉब्लम है, तो बहुत से लोगों के में इन्फेक्शन हो जाता है पर उन्हें पता नहीं चलता कि क्या हुआ, हमारे गले में इन्फेक्शन हो गया है, क्यों तकलीफ़ हो रही है, या फिर इन्फेक्शन के ऐसे शुरुआती लक्षण क्या होते हैं जिससे लोग पहले ही सतर्क हो जाएं और वो अपना चिकित्सक के पास जाके वो कंसल्ट करके वो अपने आप को ठीक कर पाए। तो इन्फेक्शन के शुरुआती लक्षण आप बता दीजिए। नहीं, सतर्कता का तो देखो, सतर्कता ऐसा है कि एक मेडिकल में भी हम लोग एक टर्मिनोलॉजी बोलते हैं कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। मतलब रोग से बचना जो है वो रोग के इलाज से हमेशा बेहतर होता है। जी। हैं? रोग से हम अपनी रक्षा करें, शरीर की रक्षा करें, तो ये बाद में इलाज में उससे बेहतर स्थिति तो ये है कि हम रोग से बचें। तो अब रोग से बचने के क्या उपाय हो सकते हैं? अब जैसे अभी एक बहुत कॉमन फेनोमेना है। अब क्या है, अब ये शादियों का मौसम चल रहा है, ठंड का मौसम है, और प्रत्येक शादियों में कोल्ड ड्रिंक्स और आइसक्रीम और बाकी जी, चीज़ें जी, ऐसी इनकी व्यवस्था रहती है। बच्चों का झुकाव इनकी तरफ इन ज़्यादा चीज़ों की होता तरफ है। ज़्यादा होता है। तो अब ठंड का दोहरा मार पड़ता है उनके ऊपर। एक तो मौसम का ठंडा है, दूसरा आपने कुछ ठंडा गले में डाल लिया, ठंड गर्म हो जाता है तो उससे। इसकी वजह से क्या है कि वो गले का संक्रमण तुरंत होता है। तो ऐसी स्थिति में हम स्वयं के भी जिन चीज़ों से हमको नुकसान है उससे अब बचें, जिन चीज़ों से बच्चों को नुकसान होता है उनकी रक्षा करें, उनका बचाव करें। तो ये तो पहला सुरक्षा चक्र है। चूँकि गले में संक्रमण का एक बहुत बड़ा कारण एलर्जी है। एलर्जी का मतलब कुछ ऐसी चीज़ों के प्रभाव शरीर के ऊपर अनावश्यक रूप से दिखाई देने लगते हैं जिनसे अमूमन स्वस्थ शरीर को प्रभाव में आना नहीं चाहिए। तो जिनका शरीर जो है वो संवेदनशील हो जाता है। अब जैसे आपने देखा होगा, बहुत लोग धूल अगर कहीं उड़ रहा है, डस्टी जोन में वो चले गए तो उनको तुरंत छींकें आने लगती हैं, खांसी होने लगती है, कभी कभी तो दम फूलने लगता है, सांस लेने में समस्या होने लगती है। तो ये है कि उनका शरीर जो है इस स्थिति को के प्रति संवेदनशील है, सेंसिटिव है। तो ऐसी तमाम चीज़ों का एक अपने शरीर का तौल मूल्यांकन करके रखना कि हमारा शरीर किन विशेष परिस्थितियों से या वस्तुओं से या भोजन से या कपड़े से या सुगंध से या दुर्गंध से संवेदनशील है और कितना संवेदनशील है। तो मतलब वैसी स्थिति से अपनी रक्षा करना। जैसे कि बार बार आपने बताया कि छींक आ जाती, तो वो क्या एक लक्षण है इन्फेक्शन का? छींके आना तो एक लक्षण है कि आपके शरीर में कुछ ना कुछ गंदगी तो गई है।
और शरीर का जो श्वसन तंत्र है उसको निकालने का प्रयास कर रहा है। छींक आना क्या है? छींक आना है कि कुछ इनहेल आपने किया जो शरीर को पसंद नहीं है, जो शरीर जिसको एग्री नहीं कर रहा है, तो वो छींकों के साथ उनको बाहर करने का प्रयास करता है। हमने देखा कि इन्फेक्शंस में भी प्रकार होते हैं, उसमें कैटेगरीज होती है। आमतौर पर लोग क्या करते हैं कि देखते हैं कि हाँ तुम्हें इन्फेक्शन है, तो वो सेम दवा वो भी यूज़ कर लेते हैं कि हाँ मुझे भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो क्या ये सही है? क्या हमें इसके लिए भी ये डॉक्टर के पास जाके हमें उसको क्लियर करना चाहिए कि हमें किस तरह का इंजेक्शन है, डॉक्टर के कंसल्ट से ही हमें उसका मेडिसिन लेना चाहिए? एंजल, ऐसा है कि देखो, अब ये चिकित्सा को लेकर जो शैक्षिक स्तर है हम लोगों का और जो चिकित्सा के प्रति हमारा व्यवहार है, दैनंदिन व्यवहार, तो इसमें बहुत बड़े बदलाव की आवश्यकता है। हमारा माइंडसेट बदलना होगा। जी, और अन्य दवाओं की बात तो नहीं है। अब आपको अगर कुछ लेना है जिसके लिए चिकित्सक के पास नहीं जाना है, तो बहुत सारे ऐसे घरेलू संसाधन हैं जिनका उपयोग हम कर सकते हैं। लेकिन विशेषकर अंग्रेजी दवाओं के मामले में तो निश्चित रूप से यह एहतियात बरतना चाहिए कि बगैर किसी विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श के आप अंग्रेजी दवाइयाँ ना लें। कम से कम होम्योपैथी चिकित्सा या आयुर्वेद की चिकित्सा तो वैसे भी आप घर पर जैसे काढ़ा पीते हैं, बाकी चीज़ें करते हैं, वह उस रूप में भी इनका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये नुकसान रहित हैं। लेकिन अंग्रेजी दवाओं का प्रयोग भी जैसा आपने बताया, बहुत सारे लोग कि भाई हमारे बच्चे को हुआ था तो ये दवाई डॉक्टर ने लिखा था, तो बाकी दूसरी माँ भी जो है अपने बच्चों को वही दवा खिला देती है। लेकिन ये प्रयोग अच्छा कभी नहीं है। होम्योपैथी चिकित्सा के बारे में भी अच्छा नहीं है, आयुर्वेद के बारे में भी अच्छा नहीं है, और एलोपैथी के बारे में तो निश्चित रूप से नुकसानदेह है। जी डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि लोगों में बार बार खराश की परेशानी, गले में कफ जम जाता है, वो मौसम हो या ना हो, वो उनमें लगातार ये चीज़ की समस्या, इन चीज़ की कंप्लेन हमेशा रहती है। तो ऐसा क्यों होता है और होम्योपैथ के अंतर्गत इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं? एंजल, ऐसा है कि देखो, होता क्या है कि अगर कोई इन्फेक्शन है, कोई संक्रमण है, तो वो बहुत लंबा नहीं खींचता है। अगर कोई मामला लंबा खींच रहा है तो जाहिर सी बात है कि कुछ न कुछ एलर्जी का मामला वहाँ पर है। तो इसके लिए कुछ डिजायर्ड टेस्ट हैं, हम लोग टेस्ट करा सकते हैं, एलर्जी का स्तर जान सकते हैं और फिर उस हिसाब से उनका इलाज करा सकते हैं। और गले में कई समस्याएं होती हैं। टॉन्सिलाइटिस तो मैंने एक चीज़ बताया। अब आपने सुना होगा फेरिंजाइटिस होता है, लैरिंजाइटिस होता है। फेरिंजाइटिस अन्न नाली का प्रदाह हो गया, स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन है। फिर लैरिंजाइटिस हो गया जो स्वर नाली का प्रदाह है, जिसमें आपने देखा होगा बहुत लोगों को सर्दी लगी और उनकी आवाज़ बैठ गई, जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं, गला बैठ गया है। तो ये बड़ी आम समस्या है। अगर सर्दी लगी और गले में कोई संक्रमण हुआ और गले में सूजन हो गई तो आवाज़ भी बैठ जाएगा और खाने में भी परेशानी होगी, अंदर में अगर सूजन है तो, है ना। मॉइस्चराइजर वहाँ पे एक्स्ट्रा कफ बनने लगता है, म्यूकस मेम्ब्रेन ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, तो ज़्यादा कफ निर्माण होने से खांसी होने लगती है। एक और बहुत सामान्य समस्या है जो गले में खराश, जिसको हम लोग बोलते हैं। खराश। तो गले में जब हम देखते हैं तो ऊपर से एक लटकता हुआ ऑर्गन दिखता है, उसको हम लोग मेडिकल टर्म में उव्यूला बोलते हैं। अच्छा। और सामान्य बोलचाल की भाषा में हम लोग कौवा बोलते हैं। कौवा की तरह लटका रहता है, कौवा के चोंच की तरह, तो उसको कौवा बोलते हैं। तो संक्रमण से उसमें भी कभी कभी सूजन हो जाता है, और सूजन अगर कौवा में है, उव्यूलाइटिस है, तो गले में लगातार खिच होता रहेगा, कुछ अटका सा भाव बना रहेगा कि जैसे गले में कुछ पड़ा हुआ है, और एक छोटी छोटी सूखी खांसी या थका देने वाली खांसी होती रहेगी। जी, बलगम वाली खांसी, सूखी बलगम उसमें कम आएगा, है ना, क्योंकि वो सूजन की वजह से और एक ऑर्गन में सूजन की वजह से वो खांसी हो रही है। तो गले में हर समय एक भाव रहेगा, कुछ अटक गया है, कुछ अटक गया है, कुछ निगलने में परेशानी होगी, क्योंकि पहला ऑर्गन वही है जिसमें टच करता है खाना, और वहाँ सूजन है।
तो उसमें खाने में परेशानी होगी। तो इन चीज़ों की वजह से हमेशा एक ध्यान रखना चाहिए कि पहले हम ये समझें कि गले में क्या परेशानी है। तो इसके लिए चिकित्सक को मिलना आवश्यक है। चिकित्सक को मिलेंगे तो चिकित्सक ही इस बात का निर्णय करेगा, निदान करेगा कि भाई इस बड़े आदमी के या इस बच्चे के गले में आखिर परेशानी क्या है। और फिर जब वो निदान हो जाता है, जब पैथोलॉजिकली हम उसको समझ जाते हैं कि तकलीफ़ क्या है, तो उस हिसाब से दवाओं का प्रयोग करके उसको ठीक किया जाता है। जैसे आपने बोला कि हमने जैसे खराश हो जाती है तो लोग आमतौर पर स्ट्रेप्सिल्स जो एक गोली आती है उसे लेकर लोग ठीक कर लेते हैं। तो होम्योपैथ के अंतर्गत कोई ऐसा एक स्पेसिफिक दवा है जो लोग इसे लेकर ठीक कर सकें? बहुत सारी दवाइयाँ हैं, बहुत जैसे? सारी दवाइयाँ। और होम्योपैथी की दवाइयाँ केवल चूसने से जो आराम मिलता है वो ठीक नहीं होता है, उसको ठीक होना नहीं बोलते हैं। वो केवल कुछ देर के लिए, चूँकि उसमें मेंथोल रहता है, वो थोड़ा सूदिंग इफेक्ट करता है और थोड़ा पेन किलर का काम करता है, तो उससे थोड़ा आराम लगता है। लेकिन उसके लिए अब जैसे गले में जो मैंने कहा ओवुलाइटिस, तो उसके लिए दवाइयाँ हैं। अब जैसे हम लोग एपिस्मेल देते हैं, और एक दवाई है उसमें र्यूमेक्स क्रिस्पस बोलते हैं, ड्रोसेरा एक दवाई है। तो ये दवाइयाँ काफ़ी काम करती हैं। अब गला बैठना जो है, गला बैठने की समस्या में 2-3 दवाइयाँ हैं। एक अर्जेंटम नाइट्रिकम है। अर्जेंटम नाइट्रिकम के बारे में एक और चीज़ मैं बता दूँ आपको जी। उसको बोलते हैं स्पीकर्स एफोनिया, जो सिंगिंग करते हैं जी। या जो बोलते हैं बहुत ज़्यादा, जैसे प्रोफेसर हो गए, लेक्चरर हो गए, राजनेता हो गए, बाकी लोग हो गए, जो बोलने वाला वर्ग है कि उनको लगातार घंटों बोलना है। तो ऐसे लोगों का भी गला कभी कभी बोलने की वजह से बैठ जाता है, ज़्यादा बोलने के ज़्यादा बोलने की वजह से या जोर से बोलने की वजह से। तो ऐसे लोगों के लिए अर्जेंटम नाइट्रिकम बहुत अच्छी दवा है। और सर्दी खांसी की वजह से जिनका गला बैठ जाता है उनके लिए हिपर सल्फ्यूरिस एक बहुत अच्छी दवा है। जी। तो इससे गले में तुरंत गले की आवाज़ जो है वो लौट जाती है। डॉक्टर साहब, देखते हैं कि हम लोग को ऐसे थायराइड तो नॉर्मली होता ही है, पर देखते हैं कि हमें गले में भी थायराइड हो जाता है। जैसे लोगों का गला पूरा फूल जाता है, बाहर आ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है और इसकी शुरुआती लक्षण क्या है, और हम क्या किस खास चीज़ों का ध्यान रखें कि थायराइड ना हो सके, और होम्योपैथ के अंतर्गत लोग इसे कैसे इस ठीक कर सकते हैं? थायराइड गले की एक समस्या ऐसी है, इसको 2 विभागों में हम लोग बांटेंगे। एक तो हुआ फंक्शनल डिसऑर्डर, एक हुआ ऑर्गेनिक डिसऑर्डर। जब ऑर्गन में सूजन आता है तो हम लोग उसको घेंगा बोलते हैं, ग्वाइटर, है ना। वो घेंगा आपने देखा होगा, गले के ऊपर इतना बड़ा फोड़ा उभरा हुआ, है ना, तो वो घेंगा है, वो थायराइड ग्लैंड का सूजन है। और एक हुआ फंक्शनल डिसऑर्डर, जो आजकल हम लोग देखते हैं, कहीं भी जाओ तो डॉक्टर लिख देते हैं T3 T4 TSH करा के आइए, थायराइड प्रोफाइल करा के आइए। तो उसमें हम लोग देखते हैं कि गले का जो हार्मोन है, जो थायराइड हार्मोन जो रिलीज़ करता है, वो बढ़िया से रिलीज़ कर रहा है कि नहीं, वो सामान्य अवस्था में है कि नहीं। अब ग्वाइटर अगर है तो उसके लिए अलग दवाई है। थायराइड डिस्फंक्शन है, अगर फंक्शनल डिस्फंक्शन है तो उसकी अलग दवा है। लेकिन बचना दोनों से ही चाहिए। और ग्वाइटर तो झारखंड में एक बड़ी आम समस्या है। ग्वाइटर तो पहले गाँव में बहुत पसरा हुआ मिलता था, हालांकि अब हाल के दिनों में उनका प्रभाव कम हुआ है और कंट्रोल में भी आया है, चूँकि लोगों का चिकित्सा के प्रति रुझान बढ़ा है। पहले लोग कोई बीमारी होती थी तो ओझा को ढूंढते थे, लेकिन अब डॉक्टर को ढूंढने लग गए हैं गाँव में भी। तो इस वजह से क्या है कि गाँव के स्तर पर भी थोड़ा चेतना जगी है बीमारियों को लेके। तो इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियों को कंट्रोल करना आसान हुआ है। उसमें घेंगा भी एक है। तो घेंगा के लिए होम्योपैथी में अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं, स्पोंजिया है, नेट्रम्यूर है, ऐसे कई दवाइयाँ हैं। तो थायराइड सबसे ज़्यादा बच्चों में होता है या बूढ़ों में या यंगस्टर में, किस में ज़्यादा? किसी को भी हो सकता है एंजल। ये थायराइड के लिए कोई स्पेसिफिक एज नहीं है, लेकिन फिर भी आजकल जो एक हम लोग देख रहे हैं वो खान पान का जो का बड़ा रोल है इसमें। जो बाहर का जो खान पान, जो जिनका शुद्धिकरण जो है मानकों के अनुसार नहीं है और बहुत मिलावट वाले खाद्य पदार्थ हैं। थायराइड ग्लैंड करता क्या है, थायराइड जो हार्मोन रिलीज करता है
वो शरीर के पोषण के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर आप शरीर के पोषण को अप्राकृतिक रूप से अफेक्ट करेंगे, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें डालेंगे जो पोषण के अनुकूल नहीं है, तो वो थायराइड को डिस्टर्ब करेगा जी। तो थायराइड को डिस्टर्ब करेगा तो थायराइड जो है वो उसका फंक्शन गड़बड़ा जाता है। इसी में आपने देखा होगा थायराइड में दोनों समस्या होती है, वजन गिरने की भी समस्या होती है, वजन बढ़ने की भी समस्या होती है। थकान होगा, बाल झड़ेंगे, ताकत नहीं लगेगा, मन नहीं लगेगा, उदासीन रहेंगे, ये सब थायराइड की विकृति के लक्षण हैं। तो देखा जाता है कि गले में जब भी थायराइड होता है तो वो बहुत फूल जाता है। तो जैसे आपने बताया कि एक में वजन बढ़ता है, एक में वजन घटता है, तो क्या गले नहीं, में भी वो ऐसा फूलने होता से है? नहीं होता है, वो जी। फंक्शन गड़बड़ होने से। जी हाँ, जब वो पूरा बाहर ऐसे आ जाता है। नहीं, बाहर तो वो मैंने कहा ना कि उसको घेंगा बोलते हैं, जी, वो जी, तो जी। ग्वाइटर हो गया। अच्छा जी। तो ग्वाइटर के केस में ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उसका फंक्शन गड़बड़ हो, फंक्शन वो ठीक करता रहेगा, जी। केवल वो बाहर निकल आएगा थायराइड। जी। थायराइड यहाँ सीटेड है, गले के अंदर है, अभी स्किन के अंदर है, कहीं नहीं दिख रहा है। यहाँ पे थायराइड ग्लैंड वो अपनी जगह पे है, जब इसमें सूजन आएगा तो बाहर आ जाएगा। जी, देखा जाता है कि कैंसर एक बहुत ही जानलेवा बीमारी होती है। कई प्रकार के कैंसर होते हैं, ब्लड कैंसर होते हैं, इंटेस्टाइन कैंसर होते हैं, लिवर कैंसर होते हैं, पर जो हमारे गले में भी कैंसर हो जाता है जिसे हम थ्रोट कैंसर कहते हैं। तो एलोपैथिक में लोग क्या करते हैं, इसका ऑपरेशन हो जाता है या फिर कोई मेडिकल कोई दवाइयाँ दे के लोग इसे ठीक कर लेते हैं। तो होम्योपैथिक के अंतर्गत लोग इसे कैसे ठीक कर सकते हैं? तो होम्योपैथिक में क्या लोग भरोसा कर सकते हैं, कैंसर के स्टेज में वो होम्योपैथिक में आ सकते हैं? एंजल, कैंसर का मामला थोड़ा टेढ़ा है। टेढ़ा इस मायने में है कि कैंसर प्रायः पहले स्टेज में समझ में नहीं आता है लोगों को, जी। और और जब तक उनको समझ में आता है या जब तक उसकी डायग्नोसिस होती है तब तक मामला बढ़ चुका होता है। अब कैंसर, अगर किसी के गले में कैंसर हो तो अब उसके कारक तत्वों पर ध्यान देना चाहिए। गले में अगर कोई पीड़ा है, इसीलिए मैंने कहा कि अगर कोई पीड़ा है तो पहले चिकित्सक को दिखाना चाहिए क्या पीड़ा है। लेकिन अब एक जो मैंने कहा कि हम लोग दवाइयों के आदी हैं, यहाँ से दवाई खा लिया, उससे पूछ के खा लिया, उसके पर्ची से खा लिया, तो इसकी वजह से क्या है कि गले में जो स्थिति है उसका पता नहीं चल पाता है कि है क्या। जी। और ऐसे ही चलताऊ इलाज की वजह से कभी कभी वो कैंसर जो है वो विकृत होता चला जाता है। कैंसर है क्या, किसको कैंसर बोलते हैं? कैंसर गले में बनने वाली वो गांठ है, गले के अंदर, बाहर भी हो सकता है, ठीक है, वो गांठ है। गांठ क्यों बनती है? गांठ इसलिए बनती है कि सेल अब अपने शरीर में स्वस्थ सेल्स के बनने की प्रक्रिया और अस्वस्थ सेल या मृत सेल के टूटने की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। जी। है ना? इसीलिए ना बाल्यावस्था से युवावस्था आती है और फिर युवावस्था से ढलान आता है। तो ढलान आने का मतलब है कि अब नए सेल बनने की प्रक्रिया धीमी हो गई, है ना, और पुराने सेल्स की स्थिति बढ़ती जा रही है, तो आयु बढ़ता हुआ दिखता है। जी। तो जब ये होता है तो होता क्या है कि मृत सेल्स जो है वो तो मरते जाते हैं और वहाँ पे लगातार डिपोजिशन होने लगता है। हेल्दी सेल्स लगातार बनते रहते हैं और उनके मरने की प्रक्रिया थम जाती है, टूटने की प्रक्रिया थमती है, तो वो गांठ बनते चला जाता है। अब जैसे ही कोई गांठ महसूस हो गले के अंदर या बाहर, तो इमीडिएट जो है तुरंत बगैर किसी देरी के किसी विशेषज्ञ चिकित्सक को दिखाना। और पहले ये वो चिकित्सक खुद निर्णय कर लेंगे कि ये क्या है। अगर उनको थोड़ा भी संदेह होगा कि ये कैंसर है तो उसकी जांच करा लेते हैं। आजकल तो जांच का जो प्रकार है या जांच की जो बातें हैं या जांच के जो तरीके हैं अब तो बहुत एडवांस स्थिति में है। टेक्नोलॉजी बढ़ गया है, तो उसमें क्या है कि वो पकड़ में आ जाता है। तो गले का कैंसर है तो अब किस स्टेज में है, इसका इलाज कैसे होगा, अब दवाई से ये ठीक होने लायक है कि नहीं, और ऑपरेशन से ठीक होने लायक है क्या है, तो इस संबंध में चिकित्सक निर्णय लेते हैं।
और होम्योपैथी का जहाँ तक सवाल है, तो अब गले में जो स्थित गांठ है उनके इलाज की दवाइयाँ हैं। अब आपको मैं एक उदाहरण दूंगा तो अच्छा रहेगा, हमको लगता है दर्शकों के लिए भी अच्छा रहेगा। मैं एक बार एक यात्रा पर था अपने साइंटिफिक टूर पर, तो प्रेस के मित्र हमारे साथ बैठे हुए थे चर्चा करने के लिए जी। तो आपकी तरह एंजल, हमसे प्रेस के एक मित्र ने पूछा कि डॉक्टर साहब कैंसर की दवा है क्या आपके पास। तो मैंने उनको कहा कि आप अगर मेरा एक प्रश्न का जवाब देंगे तब मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। तो उन्होंने कहा आप पूछिए। तो मैंने उनको पूछा कि आपके गले में कोई समस्या है, और आप गए डॉक्टर के पास जी। और डॉक्टर ने आपको कह दिया, केवल ये नहीं कहा कि कैंसर है, लेकिन उन्होंने कहा कि प्रवीण जी ये तो कैंसर का लक्षण हमको दिख रहा है, तो आप किसी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएंगे क्या? जी। मैंने उनसे पूछा कि आप किसी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएंगे? आपको तो घबराहट हो जाएगी कैंसर का नाम सुनते ही, तुरंत एलोपैथी की तरफ जाएंगे। तो इसलिए तुरंत आप भागते हैं। जी। ठीक है ना? तो अब सवाल है कि हमारे पास केसेस आए तो हम समझाएं कि ये दवाइयां हैं। जी। जैसे कि आपने कैंसर के बारे में बताया, तो हमारे गले में ट्यूमर भी हो जाता है, तो ये भी बहुत ही एक भारी समस्या हो जाती है। तो ट्यूमर कैसे पता चलता है कि गले में ट्यूमर, जैसे आपने कैंसर के लिए बताया कि एक गांठ होती है, तो ट्यूमर के लिए भी कुछ ऐसा स्पेसिफिक चीज होता है जिससे ट्यूमर पता मैंने चले? कहा ना, ट्यूमर दोनों तरह के होते हैं। जी। एक उसको बोलते हैं बेनाइन ट्यूमर, और एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। जी। जी। जो बेनाइन ट्यूमर होता है वो हानि रहित होता है, जी। वो कैंसरस नहीं है, उसको आसानी से काट के निकाला जा सकता है या दवाइयों से ठीक किया जा सकता है। जी। लेकिन कैंसर की जो गांठ है ना, तो वो आसानी से दवाइयों से ठीक होने वाली है, ना आसानी से ऑपरेशन से जाने जी वाला है। डॉक्टर साहब, अब हमारे पास समय की थोड़ी कमी है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आप हमारे इस कार्यक्रम में आए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आज का शो हमारे दर्शकों के लिए बहुत लाभदायक होगा। डॉक्टर साहब ने जिन बारीकी से हमें हर एक समस्या के ऊपर देखा, उनकी हल को भी बताया, और होम्योपैथ के अंतर्गत हम कैसे अपने आप को ठीक कर सके, होम्योपैथ से हम कैसे जुड़े रहें और कैसे हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, आज हमें बहुत सारी जानकारी मिली है। तो तब तक के लिए हमें दीजिए, हम फिर मिलेंगे आपसे स्वास्थ्य चर्चा की अगली कड़ी में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।